स्किप कर देते हैं, हम लोग सीधा दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बताया गया है कि कैसे आपको ऋतु संधि में खुद का ध्यान रखना है और धीरे धीरे आपको जो अब मौसम थोड़ा गर्म होने लग गया है तो धीरे धीरे आपको कैसे अडेप्ट करना है, गर्मियों की चीजें कैसे अडेप्ट करके सर्दियों की चीजें कैसे छोड़नी है, उस प्रॉपर चर्या को ऋतुचर्या कहा गया है। तो जैसे अगर हम देखते हैं इसमें जो मेनली हमारे जो दोष के अकॉर्डिंग ऋतुएं डिवाइड करी गई है, जैसे वात पित्त कफ। तो अभी बसंत ऋतु में जो कफ दोष होता है उसका प्रकोप हो जाता है। तो कफ दोष का मेनली जो स्थान होता है वो ये ऊर्ध्व जत्रुगत, जो ये अपर क्लेविकल रीजन होता है, जो यहाँ की जो डिजीज होती है वो बहुत प्रोन हो जाती है, जैसे सर्दी जुकाम खांसी हम देखेंगे आजकल बहुत ज्यादा होती है। बसंत ऋतु में नई नई कोपले आनी स्टार्ट होती है, तो जिन लोगों को पॉलन ग्रेन से प्रॉब्लम होती है, राइनाइटिस, एलर्जिक जितनी डिजीज होती है वो लोगों को बहुत ज्यादा जकड़ने लग जाती है। उन चीजों से कैसे अपने आप को बचाव किया जाए तो मैं आपको वो थोड़ा एक बताऊंगी। आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि ऋतु संधि क्या है और जिसे हम संक्रमण काल कहते हैं। आपने बताया कि ये 14 दिन का समय आमतौर पर होता है, तो इस दौरान जो परिवर्तन है उसके अनुसार हम अपने को ढालने की कोशिश करें। हम देख रहे हैं कि इस समय काफी लोगों को ज्वर है और कफ, जैसे कि आपने कहा, लेकिन इस बार हम एक चीज और देख रहे हैं कि जैसे आमतौर पर जो वायरल बीमारियां होती हैं वो 4 दिन 5 दिन या 7 दिन की रहती थी, इस बार कुछ ये लंबी खींच रही है। क्या कुछ खास कारण आपको नजर आता है? आजकल ऋतु विपर्य बहुत ज्यादा दिख रहा है। ऋतु विपर्य मतलब कि अब आप देखेंगे कि सीजन में बहुत वेरिएशन आते हैं। जब ज्यादा बारिश नहीं पड़नी चाहिए तो ज्यादा बारिश पड़ रही है, जब ज्यादा गर्मी नहीं पड़नी चाहिए तो ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये बहुत बार उस वजह से जो सीजनल चेंजेस आते हैं उस वजह से जो व्याधियों का टाइम होता है वो या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो जनरली बढ़ता ही है। और हमारा खान पान, क्योंकि हम लोग ऋतुचर्या लिखा तो बहुत अच्छा शास्त्र में गया लेकिन फॉलो नहीं कर रहे, तो जो जैसा चल रहा है वो वैसा चल ही रहा है। इस वजह से भी है कि जो संक्रमण हमें हो रहा है वो लंबे टाइम तक हमारे साथ रहता है और हम लोग परहेज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से वो ज्यादा लंबे टाइम तक चलने पे लगा। तो हम अब एक एक करके बात करते हैं। तो इस मौसम में कौन सी प्रमुख बीमारियां होने की संभावना है, जैसे ये परिवर्तन काल है? तो अभी तक जैसे अभी सर्दियों का मौसम था जिसे हम लोग हेमंत और शिशिर ऋतु कहते हैं। इस टाइम पर क्या होता है कि हमारी जो पाचक अग्नि रहती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, जो डाइजेस्टिव हमारा पावर होता है वो बहुत अच्छा होता है। जठराग्नि कहते हैं? हाँ जी, जिसे जठराग्नि हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, वो काफी स्ट्रांग रहती है। तो हम लोग जो भी खाते हैं वो इजीली पच जाता है। अब धीरे धीरे हम लोग जैसे वसंत ऋतु की तरह और ग्रीष्म ऋतु की तरह अग्रसर होंगे तो अब देखेंगे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर डाइजेस्टिव पावर जठराग्नि थोड़ी सी वीक होने लग जाती है। हमारे इन्वायरमेंट में भी रुक्षता थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो पाचकाग्नि वाली डिजीज होती है, मतलब हमारी पाचक अग्नि थोड़ी वीक हो गई है तो उससे जो हम जो भी खाएंगे वो एकदम से नहीं पचेगा। तो हमें देखना होता है कि हम आहार जो लें वो थोड़ा लघु हो, सुपाच्य हो, जो एकदम से पच जाए। अब हम जो पहले जितना ठूस ठूस के खा रहे थे वो हमें थोड़ा सा अभी कम करना पड़ेगा और अपने आहार की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। रूक्ष इसमें ले सकते हैं जो स्निग्ध ना हो, जैसे पराठे वराठे जो हम लोग खाते हैं इसको थोड़ा कम करके। और इस टाइम पर बहुत अच्छा बताया गया है कि हमें पुराना जो अनाज होता है वो यूज करना चाहिए। अभी क्योंकि नया अनाज भी आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमें जो पुराने गेहूं है, पुराना चना हो, पुराना जो चावल है, हम लोग वो अपने आहार विहार में लेके आए तो वो बहुत अच्छा काम करता है। इसमें अगर देखें तो जो शीतल पदार्थ होते हैं उनका थोड़ा, क्योंकि शीतल जो पदार्थ होते हैं वो कफ को प्रकोप करने वाले होते हैं, तो हमें उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और थोड़ा गुनगुना खाना या फिर ये सब चीजें अपने आहार में लेके आना चाहिए। जी, कफ को बढ़ाने वाले कौन से पदार्थ हैं? हाँ जी, तो जैसे कफ को हमारे यहाँ 6 रसों को बताया गया है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो जो मधुर, अम्ल, लवण जैसे मीठा, खट्टा, खारा जो ये आदि होते हैं, ये कफ वर्धक आहार विहार। तो आप जिनको ज्यादा मीठा खाना पसंद है या वो है तो उनको अभी इस सीजन में पर्टिकुलरली ये अवॉइड करना चाहिए। इवन दही भी अभी वर्जित बताई गई है, हम लोग इस सीजन में दही नहीं ले सकते। अगर छाछ कोई पीना चाहता है तो वो छाछ ले सकता है, छाछ कफ को कम भी करेगी। और छाछ में अगर आप हींग का तड़का लगा के या फिर जीरा का तड़का लगा के ले सकते हैं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है। और जो तिक्त मतलब तीखा खाना जिसे पसंद है वो एक्चुअली में तीखा खाने वालों के लिए थोड़ा अच्छी ऋतु है कि आप जो घर पे तीखा बनाए। मैं तीखे में जंक फूड को प्रेफर नहीं करूंगी, जो जंक फूड और बाहर का खाना है, तो आप तीखा खाना ले सकते हैं। जैसे घर पे पिपली होती है, लौंग होती है, आप खाने में उसका ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कफ को शमन करने में। और या फिर कफ निस्तारक होती है, कफ को बाहर निकालने में भी आपकी हेल्प करती है कि किसी ज्यादा खांसी है या फिर कफिंग की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करती है। आरंभ में आपने चर्चा की कि इस समय एलर्जीज ज्यादा होती हैं, परागकण के समय फूल पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं तो ये समस्या आ सकती है। क्या सलाह है ऐसे लोगों को जिनको इसकी हिस्ट्री रही है? इसका एक बहुत अच्छा वो है, अगर जिन लोगों को ये बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो उनको ये इस टाइम पे एग्रीवेट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका एक नस्या आयुर्वेद में बताया गया है। नस्या में हम लोग जो घर पर कर सकते हैं उसे प्रतिमर्श नस्या कहते हैं। उस नस्या में आप क्या कर सकते हैं कि कोई
भी तेल, वैसे तो आप अगर मेडिकेटेड ऑयल की बात करें तो आप अणु तेल ले सकते हैं, षडबिंदु तेल ले सकते हैं। उस तेल की 2-2 बूंद अपनी दोनों नाकों में, नॉस्ट्रिल जो होते हैं, नाकों के छिद्र जो होते हैं, उनमें डाल सकते हैं सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे आप डाल सकते हैं। तो उससे आपका क्या होगा कि नासा ही शीर्षोद्वारम बोला गया है कि नाक जो होता है वो डायरेक्ट सिर का जो रास्ता होता है वो बहुत ही हाईली वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन है, वहाँ पे वेसल्स बहुत ज्यादा होती है, तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। तो जिन लोगों को राइनाइटिस और साइनसाइटिस जैसे प्रॉब्लम्स है वो नस्य का उपयोग कर सकते हैं। ये एक्चुअली वैसे पंचकर्मा का एक पार्ट है, बट आप मिनी पंचकर्मा अपने होम में खुद कर सकते हैं। जिनके आसपास पंचकर्मा सेंटर है या फिर जो जा सकते हैं वहां पर जाके, आजकल वासंतिक वमन चल रहा है, वमन क्रिया कफ को नेचुरली बाहर निकालती है। तो जो लोग ये कर सकते हैं वो अपने किसी भी पंचकर्मा सेंटर में, जहाँ पर आपको कोई वैद्य भी उपलब्ध हो, आपकी प्रकृति वगैरह की परीक्षा करके आपको सुटेबल आपके लिए वो बता सकते हैं, वो भी किया जा सकता है। पर घर पर आप देखें तो आप ये नसिया 2-2 बूंद अपनी दोनों नाकों में उसके डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। जी, इस समय श्वास रोगी भी परेशान रहते हैं, क्या सलाह उनको देंगे आप? हाँ जी, ये एक तो पॉलन ग्रेन वाला टाइम है, तो श्वास रोगियों के लिए भी बहुत वैसा टाइम हो जाता है, क्रूशियल टाइम है। तो पिपली जो बहुत ही इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है, तो आप पिपली चूर्ण शहद के साथ, क्योंकि शहद भी कफ को शमन करने में आपका हेल्प करता है, तो आप पिपली चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाट सकते हैं, वो आपका बहुत हेल्पफुल है। और एक मैं बोलना चाहूंगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो हमारे आयुर्वेद में योग, प्राणायाम, व्यायाम का जो बोला गया है, तो जितने भी ये ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि दमा के जो रोगी होते हैं वे भी एक ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अनुलोम विलोम हम करते हैं, कपालभाति हम कर सकते हैं। तो हम रोज सुबह सूरज के उठने से पहले, क्योंकि कफ का भी एक टाइम है, 6 बजे से 8 बजे तक, 10 बजे तक स्पेशली ये कफ का टाइम होता है, तो आपको 6 बजे से पहले उठना है। अब थोड़ा आप सर्दियों में थोड़ा लेट उठते थे, तो उसको थोड़ा आपको अर्ली मॉर्निंग करना पड़ेगा कि आपको 6 बजे से पहले उठ के हल्का सा प्राणायाम करके, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है वो करके, अनुलोम विलोम, कपालभाति अपनी जगह पे बैठ के एक जगह कर सकते हैं। और जो लोग योगा के अभ्यास करते हैं वो वृक्षासन, उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये सब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में बहुत आपको हेल्प करते हैं बॉडी में, तो इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डॉक्टर शालिनी, क्या इस मौसम में त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं? हाँ जी, इस मौसम में फोड़े फुंसी जो हम लोग बहुत आम उसमें देखते हैं तो बहुत ज्यादा होते हैं। इसके लिए अष्टांग हृदय में एक चीज बोली गई है कि आपको उद्वर्तन करना है। उद्वर्तन का मतलब होता है आपको उपटन लगाना होता है। तो उपटन में जैसे आप चना होता है, जौ होता है, इनका जो आटा होता है उसमें आप तेल लगा के, हल्का सा तेल लगा के अपनी पूरी बॉडी पे रगड़ सकते हैं। सरसों के बीज होते हैं उनको पीस के उनमें तेल डाल के आप वो भी पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। या आपको वैसे कॉस्मेटिक रीजन भी वो भी बहुत अच्छा करता है, आपको कांति देता है, अच्छा लश्चर आपकी स्किन भी देता है, और जितने भी फोड़े फुंसी वाले जो रोग हैं उनसे भी आपको निजात पा सकते हैं। खदीर को बहुत अच्छा कुष्ठग्न बोला गया है, तो आप जैसे खदीर पे क्वाथ बना के पी सकते हैं। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और खास तौर से जो परीक्षा इस समय चल रही है, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कुछ सलाह है आपकी, क्योंकि वो तनावग्रस्त भी है कि ये मौसम अभी एग्जाम्स के टाइम का भी चल रहा है, और एक तरफ एग्जाम्स और एक तरफ शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो लोग खान पान में थोड़ा डिसबैलेंस भी हो रहा है। तो एग्जाम्स में क्या होता है, ये टाइम वो है कि बच्चा पूरे साल भर पढ़ाई करता है और अभी उसे रिवीजन करना होता है। तो क्या होता है कि वो पूरी रात रात भर पढ़ाई करता है, जिससे जो एक होता है अनिद्रा, इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं, उसके बच्चे बहुत ज्यादा शिकार हो जाते हैं। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप पढ़िए नहीं, क्योंकि ये वो टाइम है कि बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है, बट प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो सकती है अगर आप अपना खान पान बहुत अच्छे से ध्यान दें। तो जैसे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको आप बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाने के बाद क्या करना चाहिए कि हर 2-3 घंटे पढ़ने के बाद एक एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, या फिर आप वॉक कर लीजिए, या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप बैठ के श्वास प्रश्वास अपनी जो ब्रीद आप कर रहे हैं आप उसको भी ध्यान से देखते हैं, तो वो भी आपको कंसंट्रेट होने में बहुत हेल्प करती है। और व्यायाम अगर जो करता है वो तो बहुत वेल एंड गुड है कि आप मेडिटेट कर पाए, व्यायाम कर पाते हैं, तो बहुत सी बात है। त्योहारों का मौसम भी आएगा, तो इसमें भी कुछ खास सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दौरान जो हमारा खान पान है वो कुछ ज्यादा तैलीय हो जाता है, वसा का प्रयोग ज्यादा करते हैं, मीठे का प्रयोग भी ज्यादा होता है। हाँ जी, वही मैं आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हम लोग हर ऋतु की बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, पर हम खान पान में ज्यादा नहीं कर पाते, तो हम लोगों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। अब मीठे का सीजन जितना था वो शिशिर ऋतु था, जो सर्दियाँ चली गई वहां तक था। अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग तीखा खा सकते हैं, लेकिन हमें मीठा अवॉइड करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है। अगर एक मैं आपको बोलती हूँ, पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधम निषेवणे, पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषधम निषेवणे। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति पथ्य मतलब हेल्दी फूड खाता है उस व्यक्ति को औषधि की क्या जरूरत
जरूरत है। और जो व्यक्ति हेल्दी फूड नहीं खाता है उस व्यक्ति को औषधि की जरूरत क्या है? तो आप अगर औषधि से बचना चाहते हैं तो आपको पथ्य का सेवन करना पड़ेगा और उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आपको हेल्दी फूड खाना है और हेल्दी फूड ही आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का एक तरीका है। बहुत अच्छी तरह से आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि बदलते मौसम में किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये जो जानकारी आपने दी है उसका लाभ हमारे श्रोता उठाएंगे। डॉक्टर शालिनी कोठियाल, आज आप इस कार्यक्रम में आई और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत डॉक्टर शालिनी कोठियाल से अनिल भारती की बातचीत। विषय था बदलते मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर।